आइए, आज हम करंट जीके पर एक इंडेक्स पर बात करने जा रहे हैं और ये जो इंडेक्स है इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो आपके जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होंगे या रेलवे के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आपको इस क्वेश्चन की झलक ज़रूर मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आपके डिज़ाइन तैयार होंगे वो इस तरीके से होंगे, जैसे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एचडीआई की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स कर रखी है उसमें आपको ये डाटा बदलना पड़ेगा। क्लियर? मैं यहाँ पर आपको ये बताता जाऊँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करना। समझे ना बात को? एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। क्लियर होगी? वैसे जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है वो होता है भारत का स्थान। तो भारत का जो स्थान है 130वां है, ये इसका मर्म है। लेकिन वर्तमान में इसके स्वरूप बदलते जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो मैंने एचडीआई मैंने करवाता हूं आपको, उसमें आप जाकर इसको ऐड कर लेना। यदि ऐड नहीं किया तो समस्या रहेगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो स्थान था वो 133वां था। अब इससे पहले का भी आपने ध्यान में रखना, मतलब 2 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात सारी? ये मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, लेकिन पहले हमें थोड़ा सा इस बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी कि एचडीआई क्या है, ये होता क्या है, कब से इसका स्टार्ट हुआ था, कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या स्थिति है, हल्की सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। आइए हेडिंग डाल दीजिए एचडीआई। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, हिंदी में लिखना चाहो तो मानव विकास सूचकांक, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखिए पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। इसमें लिखिए यह मानव के विकास को मापने का एक पैमाना है। यह मानव के विकास को मापने का एक पैमाना है, स्केल। मानव के विकास को मापने का एक पैमाना है, स्केल। आइए, इसके जो जनक हैं महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ से आपके क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाती है, महबूब उल हक। और इसमें इनके जो सहयोगी रहे थे ये थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये भारत के हैं। ये भारत के हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कि आपका एक स्टैटिक पोर्शन होता है, कई बार ये पूछा जाता है। पहले भारतीय तो है ही, ये प्रथम एशियाई है, मतलब एशिया के पहले व्यक्ति, फर्स्ट एशियन है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, किसके लिए मिला था, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें एक लाइन जरूर लिखें, पहले एशियाई, फर्स्ट एशियन, पहले एशियाई जिन्हें 1998 में
जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अंडरलाइन करें, इंग्लिश में लिखना चाहे वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। समझ में आई जी बात सारी? आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था, तो उसमें ऑप्शन क्या दिया है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, वैज्ञानिक अर्थशास्त्र के लिए, ऐसे। समझे ना? यहां तक पूछा जा चुका है और ये तो कॉमन सी बात है, पूछे ही जाते हैं। समझे ना बात को? ये ध्यान रखना आपने। अब एशिया के तो पहले है, ये पहले भारतीय भी हो गए। एक लाइन और लिखो, पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला। पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला। क्लियर? आइए, ये मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि एक भारतीय को और मिल चुका है, वो दूसरे भारतीय हो जाएंगे। उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। ये जो अभिजीत बनर्जी हैं, इनको मिला था 2019 में। ध्यान रखिए ये। तो दो भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला हुआ है। चले आइए, अब ये जो HDI है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? इसकी जो वैल्यू होती है, आप इसको स्कोर भी कह सकते हो, ठीक है ना? आपके SSC में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो स्कोर शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना? ध्यान रखना कि कितना स्कोर मिला, आगे बताऊंगा मैं आपको वो बात। ये है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, मध्यम श्रेणी है, उच्च श्रेणी है, बहुत सारी। उस कैटेगरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी श्रेणी है, औरों पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके जो मानक है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, मतलब इसका आधार क्या है, मतलब किस आधार पर यह तैयार किया जाता है, क्या चीज देखते हैं। आप ये भी कह सकते हो इसके एप्टीट्यूड क्या है, आयाम क्या है। इसके आयाम, आधार और मानक 3 है, ध्यान रखना। 3 का मतलब 3, गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि इधर उधर आपको कुछ और चीजें मिल जाएगी, जैसे बहुआयामी गरीबी ऐसा मिल जाएगा आपको, मल्टीलेटरल पॉवर्टी, वहां पर ध्यान नहीं देना, वो एक इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें होती है। वो आयाम इसके 3 ही है। ये कौन कौन से हैं? रच बस जाना चाहिए, ध्यान रखना। एक तो है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब उस देश की प्रति व्यक्ति आय कैसी है, एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पैसा आता है, उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय। दूसरा साक्षरता, लिटरेसी, उस देश में साक्षरता कैसी है, लिटरेसी कैसी है, ठीक है ना? साक्षरता की दृष्टि से कितना है ये। और तीसरा जो देखा जाता है
ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। कई बार इसके स्थान पर जो है ये शब्द ना देकर आपको दे देता है हेल्थ, एक ही बात है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की आयु, कितनी जीने की आयु है ये, तो यहां पर आप लिख सकते हो हेल्थ, कई बार ये दे देता है। वैसे आपको बता दूं इसके अंदर यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आधार नहीं है, और जितने मैंने पेपर देखे हैं उसमें चौथा ऑप्शन आपको यही देता है लिंग अनुपात, लिंग अनुपात। लेकिन जब हम इसकी विश्लेषण करते हैं तो आपको वहां पर लिंग अनुपात पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन उस लिंग अनुपात का संबंध जो है यहां से आ जाता है, समझे ना। मानक 3 ही है, बार बार जोर दे रहा हूं इसलिए गड़बड़ी मत कर देना। क्लियर होगी सारी बात। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है। अब हम यदि इसको वर्ल्ड लेवल पर देखें तो हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी क्या स्थिति है। मतलब विश्व में सबसे पहले लंदन ने अपना एसडीआई जारी किया था खुद का, ये हल्की सी एक जानकारी रखो। तो यहां पर आ जाइए, विश्व के संदर्भ में क्राइटेरिया इन वर्ल्ड, लिखिए विश्व में सबसे पहले लंदन ने एचडीआई जारी किया था। लंदन ने एचडीआई जारी किया था। क्लियर, ये इतनी कोई खास बात नहीं है। अब ये बात आती है कि वर्ल्ड लेवल पर एचडीआई कौन जारी करता है, ये खास बात है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें लिख दीजिए संबंधित संस्था, रिलेटेड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इसको लगा दीजिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में लिखना चाहो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है ना, ये खूब पूछा जाता है भाई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ध्यान रखना। खूब पूछा जाता है ये, कोई किंतु परंतु नहीं है। हल्की सी जानकारी आप रख लीजिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका जो हेड ऑफिस है ये न्यूयॉर्क के अंदर पड़ता है। न्यूयॉर्क आप जानते हो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है ये, हडसन नदी के किनारे है ये, बिग एप्पल के नाम से इसे जाना जाता है। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं इसको, नोडल सिटी है ये, बहुत सारे शहरों को जोड़ता है ये, एक ये द्वीप पर है। ये सब बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉन्ग द्वीप पर है ये। अब उसकी बात मैं आपसे नहीं करने जा रहा हूँ, बस आपको ओरली बता दिया, जिसको आवश्यकता हो वो देख के दोबारा लिख सकता है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये एक जारी करता है, ये बहुत बार आता है। एचडीआई कौन जारी करता है? अब
विश्व के संबंध में यदि हम कहें, हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना, सबसे पहले एचडीआई जो जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था। लिख दीजिए यहां पर, लिखिए, इसने सबसे पहले 1990 में एचडीआई जारी किया था। समझ में आई जी बात सारे? आओ, अब हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट में, वर्तमान में क्या। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। यहाँ यदि थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपको टीचर बताएगा तो सही, लेकिन आप गच्चा खा जाओगे। अब जो मैं वर्तमान में बात करने जा रहा हूं वो है एचडीआई 2025। 2025 एचडीआई, ये जो जारी हुआ है मई 2025। वैसे कोई फिक्स नहीं है, कई बार मार्च में भी जारी होता है, वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कई जगह आपको ऐसे मिल जाएगा एचडीआई 2023, नई रिपोर्ट जारी हुई एचडीआई 2023। कंफ्यूज मत हो जाना, जारी ये 25 में हुआ है, लेकिन जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं वो 2023 है। मतलब इससे पहले 2022 में हुआ था, 2022 के लिए हुआ था, जो कब जारी हुआ था 2024 के अंदर। ये कोरोना के कारण वगैरह थोड़ी सी स्थितियां रही थी ऐसे, तो इसमें लिख दीजिए यह एचडीआई वर्ष 2023 के संबंध में है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये ध्यान रखना, यहां पर दिक्कत आ सकती है आपके, और कुछ नहीं। चले आइए, अब ये जो एचडीआई जारी हुआ है इसमें टोटल देश कितने हैं? 193, इतने देशों को शामिल किया है, 193। क्या 193 के संबंध में आप बता सकते हो क्या है 193? यूएनओ के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 193 वो है। तो अब मैं चाहूंगा यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश, और यहां कई बार ऐसे भी पूछते हैं 193वां देश दक्षिणी सूडान। ध्यान रखना, अभी एक चर्चा में है कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन समझते हो, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, तो फिलिस्तीन को 194वां सदस्य बनाया जा सकता है, बनाया नहीं है अभी तक, क्योंकि इस बार जो सितंबर में महासभा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें फिलिस्तीन के लिए अलग से चेयर लगाई गई थी, लेकिन शामिल नहीं है अभी। जिस दिन ये शामिल हो गया उस दिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी और वो क्वेश्चन बम्पर हो जाएगा। लेकिन वो जो संभावना है वो हमें ये बताती है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितने सदस्य है। अब कई तो बना बैठे होंगे फिलिस्तीन को, तो 194 करके आ जाएंगे वो। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। हम जब पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चन आते 191वां देश कौन सा है, वो हमारे टाइम में थे। मतलब जो लेटेस्ट होता है वो पूछता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो बात आई इसलिए मैंने आपको बताया ये। अब इसमें जो टोटल देश शामिल किए गए ये है। इसमें जो टॉप पे रहा है, पहले नंबर पर जो देश है वो है आपका आइसलैंड।
पहले नंबर पर जो है आइसलैंड है ये, ठीक है। दूसरा जो है नॉर्वे व स्विट्जरलैंड, इनको संयुक्त रूप से किया गया है, संयुक्त रूप से। 0.970 इनका स्कोर रहा है दोनों का, लेकिन ये स्कोर वगैरह याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चले चौथा जो, हालांकि उसको चौथा नहीं कह सकते, वैसे चौथा देश बन जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है ये है आपका डेनमार्क, डेनमार्क। ये 3 रैंक आपको पता होनी चाहिए। पहले नहीं आया कभी, ये मेरी नज़र में नहीं आया, आया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2024 के एसएससी मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था। वो 2022 के संबंध में पूछा था, अब नहीं पूछेंगे, अब नया पूछेगा। उसमें ये पूछा गया था क्रम से जमाइए, क्रम से जमाइए, ये आ गया था। ये 2024 में मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था, हालांकि नोट्स में अपने पहले ही करवाते रहे हैं, वो आ भी गया होगा पहले, मैं उससे नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने कहा मैंने पहली बार देखा था एसएससी मेंस 2024 के अंदर। तो आपको अब इसका भी ध्यान रखना है। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, वैसे जो रिपोर्ट आई है उसमें जो ऐसे दिया गया है, पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर डेनमार्क, लेकिन दोनों के स्कोर जो है वो एक ही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता है, 2 देश एक ही स्थान पर आ जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब ये बात आती है लास्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है। तो सबसे निचले स्थान पर जो है ये है आपका दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। चले, ये भी मैंने कभी नहीं देखा कि पूछ लिया ऊपर, हो सकता है आपसे पूछ ले। अब देखिए, ये जो देश आप देख रहे हो, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, जो टॉप के हैं, जिनमें एचडीआई ज़्यादा है। इसका मतलब क्या निकला? यहाँ पे साक्षरता बेस्ट है, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, हेल्थ वगैरह कैसी है? बेस्ट है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कैसी है? बेस्ट है। इसका मतलब ये है, ये जो देश है, इन देशों को एक नाम दिया जाता है। कोई बच्चा बताना चाहे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे यदि कोई बताना चाहे तो। और वो क्वेश्चन भी आता है। ऐसा आप में से वर्ल्ड ज्योग्राफी किसने कर रखी है? अब तो सबने ही नहीं कर रखी होगी, आपने कर रखी है ना, वो आप बैठे थे तो बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, याद नहीं है वो, कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। यूरोपियन कंट्री ऊपर ही ऊपर मिलेंगे आपको, स्कैंडिनेवियन देश, ठीक है। आइसलैंड होता है, नॉर्वे होता है, स्विट्जरलैंड ये नहीं होता, सॉरी, ये माफी चाहूंगा, ये स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। डेनमार्क है। ये 3 स्कैंडिनेवियन देश हैं। और स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो 3 देश है इनके आगे लिख दो स्कैंडिनेवियन देश। ये स्कैंडिनेवियन देश है। चले, आइए
अब काम की बात, जो सबसे बेस्ट बात होती है वो है भारत का स्थान। भारत का स्थान जो है ये है 130वां। 130वां, ठीक है। यहां पर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, 130वां सब पढ़ के जाते हैं, सबको पता होता है, ठीक है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स सदाबहार क्वेश्चन है, एचडीआई सदाबहार क्वेश्चन होता है, 2-3 सूचकांक और होते हैं, उन पे भी खूब आते हैं, फिक्स होते हैं चीज़ें, फिक्स चीज़ें हैं ये। आपने इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि स्कोर कितना बना। ये आपके एसएससी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये एक बच्चा आया था, वीडियो है उसके अंदर, आप यूट्यूब पे देखोगे, आपके बरूला, बबलू बरूला, मैं नाम में थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ, लेकिन बबलू नाम था, आगे नरूला है, मुझे ये है बरूला, हाँ बबलू बरूला वो था। एक्साइज इंस्पेक्टर में उनकी नियुक्ति हुई, तो जब उनको यहाँ सम्मानित किया गया था तब उन्होंने कहा था कि सर जब मैं पेपर देने गया तो वहाँ पर क्या है, उस पेपर में क्वेश्चन आया कि कितना स्कोर मिला, और ये स्कोर आपके नोट्स में मैंने देखा था, मैं आपका यूट्यूब फॉलो करता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था। तब मुझे पता लगा था कि वो एसएससी में क्वेश्चन आया था, फिर मैंने इसको देखा, जांचा, तो वो आया हुआ था, समझ में आई। ये एसएससी में है, लेकिन ये 2024 का नहीं है भाई, 2023 या 22 के आसपास का है, वो सीधा एसएससी लिख दीजिए आप, बस ध्यान रहना चाहिए आपके दिमाग में। फिर किस प्रकार की कैटेगरी, दर्जा कह दीजिए, स्टेटस या श्रेणी, ये दो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये दो जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, अब देखिए इसमें जो भारत का स्कोर है वो लिखिए, आप आराम से लिखिए, 0.685, 0.685, 0.685, समझ में आई बात सारी। अब हाई श्रेणी को प्राप्त करने में, उच्च श्रेणी को प्राप्त करने में, मतलब देखिए जो 0.7 होता है, यदि 0.7 प्राप्त कर ले, 0.700 इतना प्राप्त कर ले, तो फिर श्रेणी बदल जाती है, मतलब उच्च श्रेणी में हम आ जाते हैं। अभी मध्यम श्रेणी में है हम, तो मैथ मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, 15 अंक का फर्क है, इतना ही है क्या, ये है। इस कारण से जब आप चैनल देखोगे या अखबारों में जब आप पढ़ोगे, ऑडिटोरियल पढ़ोगे, ऑडिटोरियल में संपादकीय जो होता है उसमें ये बात आई है कि भारत यदि थोड़ा सा प्रयास करे तो हम उच्च श्रेणी में आ सकते हैं। अब एग्जामिनर का ध्यान होता है यहाँ, अब आपसे कहता है किस श्रेणी में है, तो फिर ये मध्यम श्रेणी होती है ये। अब मध्यम श्रेणी में है, और यदि 15 ले ले नंबर, 0.15, इतना ही हुआ क्या, जो भी है देख लेना, मुझे मैथ में जानकारी नहीं है इतनी, तो फिर ये वैसे हो जाएगा, उच्च श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए मध्यम श्रेणी। चलें, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर ऐसे जरूर लिखें, 0.700 स्कोर होने पर उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। चलिए जी, अब आइए, अब यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो हाईलाइट की गई वो बता रहा हूं। हालांकि
जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जनरली कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी गई है, नहीं के बराबर है। हालांकि इंटरेस्टिंग तौर पर हम देख लेते हैं अभी पाकिस्तान का कौन सा है, श्रीलंका का कौन सा है, चीन का कौन सा है, इन मज़े लेने के लिए कर लेते हैं। एग्ज़ाम के जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको नहीं मिलता है वो कि बता पाकिस्तान का कितना मिला। मैंने कहा ना भावनात्मक होता है हमारा ये, तो उसका बताया, समझे ना। रिजल्ट आता है तो सबसे पहले हम अपने दोस्त का नंबर पूछते, तेरे कितने आए ये बता, हाँ मेरे तो जाने दे, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो हाईलाइट किया गया था वो हाईलाइट किया गया था बांग्लादेश को। इसको बार बार कहा गया, इसको इसलिए कहा गया क्योंकि बांग्लादेश का भी 130वां स्थान है, इस कारण से। अब जो मैं यदि एग्जामिनर को जितना समझ पाया हूं अपने अनुभव के आधार पर, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। मेरी बात ये गांठ बांध लेना, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपको इस वीडियो की याद दिलाऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने HDI में भारत के समान रैंक प्राप्त की है, इस टाइप का मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है ना आए, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, क्यों ऑडिटोरियल में इसको हाईलाइट किया गया। हालांकि देखिए रैंक होती है, लेकिन जब हम स्थितियां देखते हैं ना, तो बांग्लादेश तो देखिए छोटा सा देश है और भारत इतना विशाल देश है, तो इससे क्या तुलना करेंगे। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग रहता है यहाँ पर। और मजे लेने के लिए आप पाकिस्तान का देख लीजिए, बस कई बार हमसे आगे निकलता है ये पाकिस्तान का लिख दीजिए 168वां, 168, 168वां। म्यांमार का लिख दीजिए 150वां, म्यांमार 150वां। नेपाल का 145वां। लेकिन आप मान के चलें, मेरी नज़र में ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से आने को मैंने ये नहीं कह रहा कोई पक्का ये आएगा ही नहीं, आए ऐसा होता तो लिखाता ही नहीं। लेकिन जब हम पुराने पेपर का आंकलन करते हैं तो हमें यही स्थिति देखने को मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्कोर 685। चलूं आगे, आओ। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो इसके पैरेलल आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमने रैंक प्राप्त की है ये 2023 की है, 2023 के लिए मैंने वहां लिखा दिया है 2023। आपको ये ध्यान रखना है 2022 में भारत का स्थान 133, 133। है 2022 में। क्लियर होगी बात सारी? बस इतना आप यदि आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको HDI में कोई दिक्कत आएगी। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये चीजें आपके काम की चीजें हैं। ये 130वां याद रहेगा, मतलब भारत ने इस रिपोर्ट में यदि बात करें तो सुधार हुआ है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, उसकी एक सोच होती है, वो क्या कहता है, मानव विकास सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है या कौन सा सही है, वो कुछ भी दे सकता है अपने आधार पर। तो उसमें क्या कर देता है, HDI 2023 में भारत ने कुछ स्थान
नीचे की तरफ आया है, भारत कुछ स्थान नीचे की तरफ आया है, समझे ना। अब नीचे गिरना मतलब नीचे आया है। अब नीचे देखा जाए तो 133 से 130 में आए तो नीचे ही आया है, लेकिन वास्तव में क्या है, हमने ये प्रोग्रेस की है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे एचडीआई बढ़ता जाता है। समझ में आ गई बात सारी। तो 130वां है, ये 133वां है। कठिन से कठिन यही चीजें आती है, कितने अंक की बढ़ोतरी की है, ऐसे इस टाइप से। यदि तंग करेगा तो, लेकिन आपके सामने सब आंकड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, अब यदि हम भारत के संबंध में बात करें तो ओरली सुन लीजिए इसको, इकोनॉमिक्स में आपको सारा करवाया जा चुका है। जिसको जरूरत हो वो जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में जो एचडीआई जारी करता है वो पहले योजना आयोग जारी करता था, जिसे 1 जनवरी 2015 से हमने नीति आयोग कहना शुरू कर दिया है। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। 2002 में सबसे पहले जारी किया था, और 2002 में जब इसने सबसे पहले जारी किया था, उसी को आधार बनाकर इसने अक्टूबर 2015 के आसपास की बात है, तब इसने एक बार और जारी किया था। कोई खास बात नहीं थी उसके अंदर, कोई मतलब वाली बात नहीं है, उसके बाद कभी जारी नहीं किया। केरल पहले नंबर पर आया था उसके अंदर। और राजस्थान के संबंध में बात करें तो राजस्थान के अंदर विकास अध्ययन संस्थान है एक, या जालाना डूगरी जयपुर में है, वो जारी करता है। इसने भी 2002 में पहली बार जारी किया था, और बाद में इसने एक सर्वेक्षण के आधार पर 2007 में जारी किया था, जिसमें पहले नंबर पर हमारा गंगानगर था और लास्ट वाले नंबर पर आपका डूंगरपुर था। वो चीज़ें आई थी उसके अंदर, और ऐसा कुछ मतलब नहीं था। उन पे कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आए हुए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जारी हुए ही नहीं। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने मानव विकास सूचकांक जारी किया था। राजगढ़, जो कि भारत में मध्य प्रदेश का एक जिला है, वो पहला जिला था जिसने मानव विकास सूचकांक जारी किया था। ये 2 पॉइंट आपके हो सकता है आ जाए, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ चीजें है ना ऐसे नोट डाल के लिख दीजिए। लिखिए, भारत के संबंध में एचडीआई नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग जारी करता है। कोई लेटेस्ट वगैरह कोई अभी अपने पास कोई रिपोर्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। आएगा तो इतना सा ही आ सकता है, इसके अलावा कोई संभावना बनती नहीं है या कम बनती है। दूसरा लिखिए, राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। वहाँ भी हम करते हैं, राजस्थान में इकोनॉमिक्स जब आपको करवाता हूँ तब सारी डिटेल देता हूँ, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन अभी तक पुराने आए नहीं हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें। लिखिए, राजस्थान में एचडीआई विकास अध्ययन संस्थान जयपुर जारी करता है। जयपुर जारी करता है। चलें, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले एचडीआई जारी किया। जिसने सबसे पहले एचडीआई जारी किया। क्लियर होगी बात सारी। चौथा लिखिए, राजगढ़ मध्य प्रदेश
भारत का पहला जिला है जिसने एचडीआई जारी किया। चलो आइए, एक बात और मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। बाई चांस किसी तरीके से कोई आपके साथ द्वंद्व खड़ा कर दे, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां जो 2022 के अंदर भारत को जो स्कोर प्राप्त हुआ था 676, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, जो पेपर बन रहे हैं ना आपके, वो थोड़े इसी कैटेगरी के हैं। तो 676 है, ये 685। स्कोर में कितनी वृद्धि हुई है? यदि बहुत ज़्यादा टफ देगा ना तो ऐसे पूछ लेगा आपसे, लेकिन यदि आपको ये दोनों थोड़े से याद होंगे तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। तो इतना तो देखिए, आपको इस एचडीआई के बारे में पढ़ना होगा। अब वापस रिपीट कर दूं, इकोनॉमिक्स में जो बच्चे कर चुके हैं वो इसको ऐड कर लेना, अब पुराने वाला नहीं आएगा, समझे ना। अब कल ही एग्जाम हो जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि उसका पेपर तो पहले बन जाता है, सिंपल सी बात है। और पुराना बाई चांस पूछे तो आपके सामने ये स्थिति है। इसमें जो ये मैंने आपको बात बताई है, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। बांग्लादेश के संबंध में है ना, किसके समांतर है, किसके समरूप है, कैसे भी शब्द इस्तेमाल करके आपको दे सकता है। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।